क्योंकि मुझे इंसाफ तो तभी मिलेगा कि वीडियो में जो मुझे मार रहा था वो लोग अरेस्ट होंगे और उन लोगों को जिसने भेजा था वो अरेस्ट। उसके भाई ने साफ अल्फाजों में कहा है, मैं वो भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि मेरा भाई के खिलाफ कोई जाएगा तो उसका ऐसा ही हाल होगा, साफ अल्फाजों में कहा। और वो बोला कि मेरा भाई वहां बचाने गया था। तो आप मुझे बताइए उसके फैमिली मेंबर्स को छोड़ के इस मोहल्ले का कौन आदमी था जो मेरे ऊपर हाथ उठा रहा था, बचा नहीं रहा था। तो देखिए ऐसा ना भाई कि जब 200-150 का हुजूम किसी को मार रहा होगा ना भाई, तो अपना जान सबको ही प्यारा होगा। आदमी रो रहा, कोशिश किया था, ऐसा बात नहीं कोशिश नहीं किया था, कोशिश किया था, लेकिन जो रवैया उन लोग को दिख रहा था ना, सब अरे दुकानदार लोग तो गेट शटर गिरा के दुकान की तरफ छुप गया था। हमने देखा किस तरह वार्ड 43 में एक शख्स के ऊपर हमला किया गया और खास करके कहे कि मॉब लिंचिंग तक की हालत बन गई। तो हमारे साथ है शारिक अमान जिनके ऊपर हमला किया गया था और क्या कुछ हुआ ये पहले इनसे ही सुनते हैं। वाक्य बताएं क्या हुआ था। देखिए मैं रोज की तरह हर बार की तरह अफ्तारी करके मैं नीचे उतर गया था। एक कमरे नाम का बंदा है, वो भी यही रहता है, यही का लोकल है, इस वार्ड का ही रहने वाला है, ये बगल में उसका घर है। वो मुझसे मिल गया तो हम और वो खड़े होकर बात कर रहे थे। तो मैंने उसको बोला चलो चाय पीते। तो हम लोग जाके 22 नंबर के पास एक चाय दुकान है, ये बाबा की है, उसके आगे एक और बाबा की, वहाँ खड़े होकर चाय पी रहे थे। तो चाय पीने के दौरान मुझे पापा का फोन आता है कि कहाँ हो तुम। तो हम ले तो यहाँ खड़ा होकर चाय पी रहे हैं। बोले तुम जल्दी घर आओ क्योंकि कुछ ताज का लड़का लोग आ रहा है तुमको मारने की, तुमको ये इन्फॉर्मेशन आया। तो मैं बोला अच्छा ठीक है आ रहे। बोल के हम फोन करके बस एक घूमे हैं भाई। उसके बाद तो फिर समझ लिए छोटे आसिफ लोग तो रुका ही नहीं। उसके बाद का वीडियो आप लोग के सामने है और आप लोग जो वीडियो देखे ना भाई वो तो चंद मिनटों का या चंद सेकंडों का वीडियो है। मुझे कम से कम 35 से 40 मिनट मारा गया। कहाँ पे रखते 22 नंबर से मारते फिर घसीटते हमको लाके यहाँ बैठाया। यहाँ क्यों बैठाया? क्योंकि उन लोग मार के मुझसे एक ही बात हुआ था, वीडियो डिलीट करेगा कि नहीं। हमने वीडियो तो डिलीट नहीं करेंगे, जितना मारना है मारो। मतलब वीडियो डिलीट करेगा कि हमने वीडियो डिलीट नहीं करेंगे, जितना मारना मारो, जितना मारना मारो, मार सकते हो जान से मार दो, हम वीडियो डिलीट नहीं करेंगे। और उन लोग हमको उस कदर ही मार रहा था कि मेरे जगह अगर कोई और होता तो शायद वो मर गया होता। में बताया उस वीडियो में था क्या भाई? उस वीडियो में मैंने सिर्फ उस वीडियो का भाई वो इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में मैंने एमएलए साहब का सफाई दिया था, ये बताया था। तो सौकार ही बन चुका है चोर, एमएलए साहब तक बात पहुंच ही नहीं रही है। अब एमएलए साहब वार्ड या गली तो नहीं घूम रहे। अगर वो आएंगे भी तो वो यहाँ से आएंगे, इरफान ताज के घर चले जाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे वापस वो अपने ऑफिस चले जाएंगे। अब गली पूछे में जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो तो देखने नहीं जा रहे ना, उनको कौन बताएगा। तो मैंने कहा सौकार को छोड़िए, आप आवाम जिम्मेदार बन जाइए। अगर इस वार्ड का बात है तो चलिए पहले 43 वार्ड से मैं ही जिम्मेदार बन जाता। हो सकता है मेरे जिम्मेदार बनने से अगल बगल के वार्ड वालों को हिम्मत आ जाए। ये सोच के मैंने ये बात कहा था। अगर मैंने कहा भी था तो इसका जवाब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन उन्हीं का तो हो रहा है, उनके नाम से हो रहा है। अच्छा, इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला है जी। आपने इससे पहले कब कंप्लेन किया? देखिए मैं ये सब चीज में पढ़ता ही नहीं। जब लोगों ने आगे कहा कि भाई बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि जबरदस्ती जगह को कब्जा कर लिया जा रहा है, उसको बना लिया जा रहा है, तो लोग आके मेरे पास बोले कि भाई अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, आप ही को आवाज उठाना होगा, किसी और में हिम्मत नहीं है। और आप बोलते हैं ना भाई कि आप हमेशा सच का साथ देते तो आपको आवाज उठाना होगा। तो ये मेरे अंदर में कीड़ा बोल लीजिए या मेरा मतलब किक बोलते हैं ना, किक, वो किक पिक्चर है तो सलमान का किक, किसी का मदद करना में एक किक मिलता है, वो बोल लीजिए, या ये मेरा आप बोल लीजिए ये मेरा फितरत है मदद करना। तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो इसलिए मैंने इंटरव्यू में बोला कोई बात नहीं, ईद का नमाज पढ़ लूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह मैं इस काम में लग जाऊंगा। तो इतना डर लगे कि मुझे चुप कराने, मुझे जान से मरवाने लोगों को भेज दिए। और देखिए बेवकूफी ने भाई अच्छा पॉलिटिशियन बनूं, ना अच्छा बिजनेसमैन है ना अच्छा पॉलिटिशियन है। क्योंकि अच्छा बिजनेसमैन होता तो कभी पॉलिटिक्स में घुसता नहीं, और अच्छा पॉलिटिशियन होता तो ये बेवकूफी करता है। वो खून का जो बात आ रही है कि आप तक जब लोगों की बात आई या फिर आपकी नजर में जो बड़ा इलीगल हो रहा है, क्या आपने कोई लीगल स्टेप लिया या फिर वो छोड़ दे, इससे पहले आप ये बताएं कि ये जो घटना हुई जिनके ऊपर आपको शक है, आपने क्या उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट किया? भाई पहला बात तो इरफान अली ताज ने क्लियर किया कि वो इंसान इरफान अली ताज है, ठीक है। मैंने तो बोला था सौकार बना चोर, सौकार कोई भी हो सकता था, उसने कंफर्म किया कि वो मैं हूं, ठीक है। और मैंने साफ साफ अल्फाजों में कहा था कि ईद के बाद मैं लीगली तरीके से
इस चीज के पीछे पड़ जाऊंगा। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने क्या बोला था कि मैं एमएलए साहब तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा, जरूरत पड़ेगा तो एमपी तक भी, जो हमारे एमपी है सुदीप बंदोपाध्याय जी, उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। मैं हमारे मेयर साहब तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा, और अगर जरूरत पड़े तो मैं ममता बनर्जी तक भी जाऊंगा। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ सब मैं जगह जाऊंगा तो जाहिर सी बात है लीगल प्रोसीजर में ही जाऊंगा ना, ऐसे हवा में तो नहीं चले जाऊंगा। तो डर किस बात का लग गया उनको, जो इतना बड़ा हमला करवा दी मेरे ऊपर, मेरा बच्चा लोग को अनाथ करने का कोई स्कीम बना दी। अच्छा, इस इंस्टेंट को बोले थे भाई, हम लोग हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल में भी क्या हुआ वो आप लोग को पता है, हर पूरा सोशल मीडिया में चल रहा है, वो क्या पता है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अभी तक बोबाजार पुलिस स्टेशन में वहां का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं, क्योंकि वहां इरफान अली का फ्रंट में दिख रहा है, मारते हुए दिख रहा है, क्यों नहीं निकाला? ठीक है, उसके क्या, चलिए कोई बात नहीं, पुलिस का मसला है, पुलिस अपने तरीके से करेगा। मुझे लगेगा इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपना इंसाफ के लिए लड़ूंगा। उसके बाद मैं थाना गया, वहां पर ही मैंने मुझसे स्टेटमेंट लिया गया, मेरा FIR वो क्या बोलते हैं मेडिकल एंट्री लिया गया। लेने के बाद वो कंप्यूटर में सब नोट उठ किया गया। उसके बाद मुझे बोला गया कल आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो बुलाए भाई इस कंडीशन में नहीं, मैंने उनको बोला भी कि मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं आऊंगा। अभी मैं जब सो के उठूंगा तो मैं शायद उठने लायक नहीं रहूंगा, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट जो चोट लगता है उतना दर्द नहीं करता है जितना सो के उठने के बाद, रिलैक्सेशन मिलने के बाद होता है। तो मैंने बोला कि मैंने वो बोले कि अगर आप नहीं आ पाओगे तो हम लोग का कोई ऑफिसर आपके पास चलेगा। अभी तक कोई नहीं है। और अभी आज सुनने में आ रहा बाहर से कोई किसी ने मुझे बताया कि वो जो 4 आरोपी बोलते जिनको उठा के मुझे लॉलीपॉप थमाया गया था, वो आरोपी बरी हो चुके। ठीक है, तो आप बताइए मेरे साथ क्या इंसाफ हो गया? क्योंकि मुझे इंसाफ तो तभी मिलेगा कि वीडियो में जो मुझे मार रहा था वो लोग अरेस्ट होंगे, और उन लोगों को जिसने भेजा था वो उसके भाई ने साफ अल्फाजों में कहा है, मैं वो भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि मेरा भाई के खिलाफ कोई जाएगा तो उसका ऐसा ही हाल होगा, साफ अल्फाजों में कहा। और वो बोल रहा कि मेरा भाई वहां बचाने गया था। तो आप मुझे बताइए उसके फैमिली मेंबर्स को छोड़ के इस मोहल्ले का कौन आदमी था जो मेरे ऊपर हाथ उठा रहा था? बचा नहीं रहा था। तो देखिए ऐसा ना भाई कि जब 200-150 का हुजूम किसी को मार रहा होगा ना भाई, तो अपना जान सबको ही प्यारा होगा। आदमी रो रहा था, कोशिश किया था, ऐसा बात नहीं कोशिश नहीं किया था, कोशिश किया था, लेकिन जो रवैया उन लोग को दिख रहा था ना, सब अरे दुकानदार लोग तो गेट शटर गिरा के दुकान के अंदर छुप गया था। अच्छा, ये तो हुआ आपके ऊपर। अभी का आपने क्या प्लान किया है, आगे आपने क्या सोचा? देखिए थोड़ा सा मेरा बॉडी फिट हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह मैं कमर कस के अपने लिए भी इंसाफ लूंगा, और इंशाल्लाह ये जितना इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जितना अवैध कब्जा हो रहा है, और जो जुल्म तोड़बाजी, ये सब मैं इंशाल्लाह इस वक्त से बंद कराऊंगा। आपको बोलने का मतलब है यहाँ किसी भी काम करने के लिए KMC, अरे भाई KMC के परमिशन की जरूरत जिसके लिए नहीं भी है उसके लिए जरूरत है, पैसों की जरूरत। KMC की शारिक साहब आप खुद को टीएमसी का हॉकर नेता आप बता रहे हैं, आपके साथ इतना बड़ा घटना पेश आया, टीएमसी का कोई भी नेता आपसे मिलने अभी तक नहीं आया, सीपीएम के लोग आ गए, बीजेपी के नेता ट्वीट कर रहे हैं आपका वीडियो को, टीएमसी के लोग क्यों नहीं आ रहे? लोग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि अभी मैं उस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं अभी किसी को बोलूं। वैसे जो है वो है, मैं सारे लोग जान चुके। देखिए मिलने जुलने से कोई मेरे घर के द्वार पे आ जाता है ना भाई, देखिए अशफाक भाई एक बात बता रहा हूँ कि मेरे घर के द्वार पे अगर कोई चल के आ जाता है तो मैं उसे भगा नहीं सकता हूँ। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो जब मेरे घर के द्वार पे चल के आ रहा है, वो एज अ समझ लीजिए अब क्या बोलूं, एज अ इंसान या एज अ गेस्ट, और घर में आए मेहमान को भगाने नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी, क्योंकि पार्टी के बाहर भी एक इंसानियत होती है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आप बताइए ना, जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो क्या उनका वेलकम हमारी सीएम नहीं करती है ना भाई? तो उसी तरह अगर मेरे घर पे कोई चल के आ रहा है तो मैं उसको, लेकिन अगर कोई ये बोलेगा कि मेरा उनसे वास्ता है या मेरा उनसे कोई कॉन्टैक्ट है, तो देखिए एज अ रिश्ता, जैसे आप मेरे बड़े भाई हो, आज पहली बार मिला तो ये भी मेरे भाई जैसे हो गए, अब कल अगर ये मेरे पास आएंगे तो मैं इनको भाई बोलूंगा ना। तो ये रिश्ता होता है, एक रिश्ता जो खून का नहीं होके भी खून जैसा रिश्ता होता है। तो उस नाते का कोई आ रहा है तो वो आए, कोई ऐसा बात नहीं, आए, वेलकम है। लेकिन आपके पार्टी का कोई भी लोग नहीं आया? मेरे पार्टी के लोग नहीं आए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी ने आपको फोन किया? वो मैं, अरे फोन क्या, 24 घंटे आपने एमएलए के लिए वीडियो बनाया क्या? उनका फोन आया था? एमएलए साहब ने मुझे फल का टोकरी भेजा, उनका खुद का अभी भेजा? कल भेजा था। कल भेजा था उन्होंने? कल भेजा था। हामिद आया था लेकर, जो आपका वहाँ रहता है, क्या बोलते हैं आपका, रिपन स्ट्रीट में वो आया था बाकायदा, मेरे उससे बातचीत हुई, उसने मेरा नंबर भी लिया। अच्छा। कि सर ने आपका नंबर मांगा है और सर ने स्पेशली ये मैसेज भेजाया है कि आपके साथ जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, बहुत शर्मनाक बात है, आपको इसका इंसाफ मिलेगा। और सर अभी कलकत्ता से बाहर है, शायद सिल्लीगुड़ी में, कहाँ बता रहे सर, वहां है,
जैसे ही वो कलकत्ता आएंगे, इन करेंगे, वो आपसे मुलाकात करने जरूर आएंगे। क्या पार्टी के जो बड़े लीडरान है उनको भी आप बताएंगे अपनी आप मैं बताऊंगा, जब देखिए मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि 2000 थाना मेरे लिए कुछ नहीं इंसाफ करेगी, तो अब मैं जाऊंगा अपने सुप्रीमो को, मैं सुदीप अंकल के पास भी जाऊंगा, मैं विवेक सर के पास भी जाऊंगा, मैं बॉबी अंकल के पास भी जाऊंगा, जरूरत पड़ेगा मैं ममता बनर्जी के पास भी जाऊंगा, हमारी दीदी के पास भी जाऊंगा। 2 आरोप आप पर लग रहे हैं। एक कि आप भी इस इलाके में ड्रग्स पेडलिंग का काम में कहीं ना कहीं आप मुलव्विस से, दूसरा ये कि जो जानवर का जो तस्करी लिजर्ड वगैरह का, उसको अपने फेसबुक में आपने ओपन लिखा है कि आप किसी को चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करें, ये किस हैसियत से कर सकते हैं? पहले मुझे ये बताइए कि ड्रग्स आप फेसबुक में ओपनली बेच लीजिए? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप बताइए, अगर वो इनलीगल होगा, पहला बात तो वो लिजर्ड नहीं है, वो रेप्टाइल है। एक तरीके का रेप्टाइल है। रेप्टाइल का बहुत सारा कैटेगरी होता है, सिर्फ सांप को रेप्टाइल नहीं बोलते, क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल में आता है, टॉर्टोइज भी रेप्टाइल में आता है। लेकिन टॉर्टोइज और टर्टल का कुछ स्पीसीज है जो बाहर से आता है, वो लीगल है, लेकिन इंडियन स्पीसीज जो है वो बैंड है, जैसे रूफ टर्टल, स्टार टॉर्टोइज, ये सब बैंड है क्योंकि ये इंडियन स्पीसीज है। तो मैं इंडियन स्पीसीज के ऊपर काम नहीं करता हूँ, ना इंडियन स्पीसीज पालता हूँ, ना इंडियन स्पीसीज को कभी बेचता हूँ। वो जो है वो बियर्डेड ड्रैगन एक ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज है, वो मैं लाया हूँ शौक के लिए, पालता हूँ, पाल के जब मेरा दिल भर जाता है उसको बेच के उसकी जगह पे दूसरा स्पीसीज और ले आता हूँ। कभी मैमल्स ले आता हूँ, कभी कुत्ता ले आता हूँ, कभी बिल्ली ले आता हूँ। आप मेरा देखिए ना वीडियो, आपको तरह तरह का जानवर मिलेगा, कभी हैचॉग मिलेगा, कभी हैमस्टर मिलेगा, कभी जर्बिल मिलेगा। अब वो कहते हैं कि ये इनलीगल है, तो मैं हाथी का दांत थोड़ी बेच रहा हूँ, या शेर का नाखून थोड़ी बेच रहा हूँ, या शेर का दांत थोड़ी बेच रहा हूँ, या सांप का वेनम थोड़ी बेच रहा हूँ। अजीब वाला बात है, एक जाहिल वाला बात है। आप पढ़े लिखे हो, मौलाना साहब कॉलेज से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आपने कॉलेज किया है, इतना सेंस आपके पास होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ जो है वो किस चीज के ऊपर और किस वजह से। मैं इंडियन स्पीसीज को हार्म नहीं कर रहा हूँ। कभी कोई कबूतर चील अगर मान ली इंजर्ड हो जाता है, मैं उसका इलाज करता हूँ, उसके बाद उसको वापस रिलीज कर देता हूँ। वो इंसानियत के तौर पे बोलिए या रहम के तौर पे बोलिए, पागल जैसा बात भौंकते जो तो बकेंगे तो बोलिए, आपका जुबान है, आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो बोलेंगे वही सदातर है। आप बोलिए, प्रूफ करिए। बोलने को तो हम बोल देंगे प्रधानमंत्री चोर है, तो क्या प्रधानमंत्री चोर है? वो प्रूफ करना पड़ेगा। और ड्रग पेडलिंग का जो आरोप है, हाँ, उस क्या बोलेंगे? तो नार्कोटिक डिपार्टमेंट है कि बंद हो गई है? बोलिए जाके नार्कोटिक डिपार्टमेंट मेरे नाम पे कंप्लेन करने के लिए। अगर मैं करता हूँ तो मैं फंसूंगा, मेरे ऊपर मुकदमा चलेगा। ये कैसा बात है? बोल दिएगा, बोलने से हो जाएगा? इस गली का, इस मोहल्ले का कोई एक बच्चा बोल दे कि हाँ शारिक भाई का ऐसा कोई काम है, दो अच्छा बात, अच्छा वो मिल गया। ये देखिए बोलता है कि मैं, ये देखिए क्या है, रफ एक्सोटिक पेट्स, ये देखिए सर्टिफिकेट है, ट्रेड लाइसेंस सब कुछ है मेरे पास। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से भी है। ये देखिए क्या बात करता है वो। मैं उसकी तरह चोर चक्का वाला काम नहीं करता हूँ। जो करता हूँ लीगल वे में करता हूँ, इनलीगल नहीं करता हूँ। फालतू वाला बात करता है। सोचिए, जानवर पालता हूँ, उसके लिए लाइसेंस लेके बैठा हुआ हूँ। इसे पालने का शौक है, क्योंकि मेरा एक ही दो शौक है, एक रजनीगंधा तुलसी और दूसरा ये जानवर। देखिए एक्वेरियम देखिए, उसका अंदर का एक सामान भी मैंने खुद बनाया है। हॉबिस्ट हूँ, मेरा हॉबी है, और मेरे हॉबी को जो है उसको ही मेरा क्राइम बना दे। पागल इंसान। लेकिन बहुबाजार थाने में भी तो आपके खिलाफ शिकायत दर्ज है। अरे करे ना भाई, करने से क्या होता है? उसके खिलाफ कुछ नहीं, आए ना बहुबाजार थाना, आके अरेस्ट करे मुझे। मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन अरेस्ट करने से पहले मुझे प्रूफ करना होगा कि सामने वाला जो इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहा है वो सच है। क्योंकि मैंने अभी तक जो एविडेंस दिया, और जो इल्जाम नहीं, मैंने जो प्रूफ दिया, जो सच्चाई बताई, उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। और जो एक्शन हुआ वो लॉलीपॉप दिया गया मुझे। तो क्या लगता है पुलिस का जो काम है वो बायस्ड है? मुझे और भरोसा नहीं है भैया, सीधा सा बात। मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा, मैं एमपी साहब के पास जाऊंगा, एमएलए साहब के पास जाऊंगा, मैं कमिश्नर साहब के पास जाऊंगा, मैं सीएम के पास जाऊंगा, जरूरत पड़ेगा जहां जहां जाना हो मैं जाऊंगा। लेकिन 2000 थाना से मैं उम्मीद छोड़ चुका हूँ। अगला स्टेप क्या लेंगे? बताया तो, मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा, फिर अगले अब सब मैं अभी बता ही दूंगा, तो फिर आप किस चीज का इंटरव्यू लेने आएंगे? फिर तो आप बोलेंगे शारिक भाई तो बता ही होगा। कुछ सस्पेंस रहने दीजिए, कुछ सरप्राइज रहने दीजिए। क्या पुलिस ने मॉब लिंचिंग का केस मतलब दर्ज किया है? नहीं पता भाई, क्योंकि जब मैंने देखा कि वो 4 जो बंदे सरेंडर हुए हैं, या उनको अरेस्ट किया गया है, या उनको एक होता ना तो पेडी केस दे दीजिए, वो वाला हिसाब जो होता है,
तो वो जब देखा मैंने तो मेरा दिल वहीं टूट गया। मैं और बॉबजार की तरफ गया भी नहीं और मेरे अंदर अभी ताकत भी नहीं कि मैं वहां जाऊं। बॉबजार पुलिस स्टेशन के ऑफिसर लोग को तो आना चाहिए था मेरे पास, आके पूछने जो मैं अक्यूज हूं ना, विक्टिम तो नहीं हूँ, अक्यूज तो ऐसा विक्टिम हूँ, अक्यूज तो नहीं हूँ ना, विक्टिम हूँ। तो उनको तो आना चाहिए था ना मेरे पास कि आपका तबीयत कैसा है, आपका हालचाल कैसा, मुझसे आगे पूछना चाहिए था ना। अभी तक किसी ने आके मेरा हालचाल तक नहीं पूछा। क्या आपने ये वीडियो जब बनाया था उसके बाद, वीडियो बनाने के बाद इरफान अली ताज का बार बार नाम ले रहे, उनके या उनके किसी साथी का, उनके किसी लोग का आपके पास फोन आया इस वीडियो को लेकर? देखिए, सबसे पहला बात, मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने इंटरव्यू दिया था एक न्यूज चैनल को, उसके सवालात से मैंने जवाब दिया था। मेरा बात को समझिए, उस जवाब में मैं इंटरव्यू का लिंक आपको भेज दूंगा, आप चेक कर लेना, आप सुन लेना। मैंने कहीं पर भी इरफान अली ताज का नाम मेंशन नहीं किया, किसी का भी नाम मेंशन नहीं किया है, यहाँ तक के एमएलए साहब का भी नाम मेंशन नहीं किया है। लेकिन जस्ट बिकॉज एमएलए साहब का नाम लेके बात हो रहा था तो मैंने विवेक गुप्ता जी कहा था कि उनके ऊपर जो आरोप है वो आरोप है। देखिए, मैं बोल दूंगा कि भाई ने मेरा 2 लाख रुपया स्कैम कर लिया, तो उससे क्या ये स्कैमर हो जाते हैं? नहीं, मुझे प्रूफ करना होगा ना कि भाई ने मेरा 2 लाख रुपया स्कैम किया है या भाई ने मेरा 5 लाख रुपया चीट किया है। मेरे पास तो कुछ प्रूफ होना चाहिए ना, दस्तावेज होना चाहिए ना कि भाई ने मुझसे 5 लाख रुपया लिया है। तो इल्जाम होता है, इल्जाम का मतलब नहीं कि वो सदाकत हो। इरफान अली ताज ने साफ तौर पे जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि उनका एक भाई है वो आपको बचा रहा था। हाँ, वो बचा रहा था ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा। इसका सबूत मैं नहीं दूंगा, मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक मीटिंग करूंगा, उसमें आप लोग को इनवाइट भी करूंगा, आप आओगे, उस चीज का जवाब मैं नहीं दूंगा, कोई और देगा, और उसके बाद समझ में आ जाएगा कि इरफान अली ताज कितना बड़ा झूठा है। और रहा, अभी उसका झूठ बताऊं, आप ही के चैनल में शायद उसने बोला ना कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के दिल्ली जा चुकी है, किसी एक के चैनल में उसने कहा है न्यूज में, इंटरव्यू में, देखिए मेरी बीवी देखिए खाना पका रही। झूठा इंसान हो, जो कुरान शरीफ का कसम खाने के बाद जब पलटी हो सकता है, उसके ऊपर क्या आप लोग विश्वास कर रहे हैं? मक्कार है वो भाई। मैं तो बोल रहा हूं, मैं अगर कुरान के ऊपर हाथ रख दूं तो जान चले जाए मंजूर है, लेकिन वो कसम, वो वादा नहीं तोड़ूंगा।